आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। दोनों अलग अलग हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। दोनों आयोग को हम एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे क्योंकि दोनों का फंक्शन और अपनी पावर्स कंपोजिशन लगभग सिमिलर ही हैं। जहाँ डिफरेंस होगा मैं उनको बता दूंगा, आपको अलग से पॉइंट आउट कर दूंगा, बाकी चीज़ें सेम हैं। तो आप एक को कवर करेंगे तो ऑलमोस्ट सेकंड वाला जो है वो दूसरा कवर अपने आप हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और जनजाति आयोग में इनको मैंने कुछ टॉपिक्स में डिवाइड किया। सब टॉपिक्स में हम देखेंगे, पहले इनका बैकग्राउंड देखेंगे, पृष्ठभूमि, मतलब इन्होंने ये बने कैसे हैं, इनका जो है ये अस्तित्व में कैसे आए हैं। उसका हम देखेंगे इनकी संरचना क्या है, कंपोजिशन, कितने मेंबर्स होते हैं, चेयरमैन होते हैं। उसका हम देखेंगे अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल, इनका कैसे कैसे इनको उनकी नियुक्ति की जाती है, कैसे इनका निष्कासन किया जाता है, कुछ इनकी पावर्स क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं, क्या काम करते हैं, ये वो भी देखेंगे। कुछ फैक्ट्स हैं, मतलब पिछले कौन रहे हैं चेयरमैन, मेंबर्स कौन करते हैं। सबसे पहले पृष्ठभूमि देख लेते हैं। तो जो अंग्रेज़ों के टाइम में सबसे पहले 1872 जो था उसमें लॉर्ड मायो थे, जो एक ब्रिटिश ऑफिसर थे। इन्होंने सबसे पहला सेंसस इंडिया में किया, ठीक है। ये 1872 में किया, ये मतलब इंडिया का पहला सेंसस था, यानी पहली जनगणना थी इंडिया की जो है वो 1872 में लॉर्ड मायो ने की, ठीक है। यहीं से जो है धीरे धीरे डेवलपमेंट होती गई और 1948 में 47 में अपने संविधान में जाके SC/ST के लिए जो है जो अपने आर्टिकल्स होते हैं वो बनाए गए। देखते हैं कैसे बनाए गए। तो 1931 में जो सेंसस हुआ था उसमें सबसे पहले जो है डिप्रेस्ड क्लासेस करके एक अलग से कॉलम बनाया गया, मतलब दलित वर्गों के लिए एक अलग से कॉलम बनाया गया। उनकी जनगणना अलग हुई, कितने दलित वर्ग हैं इंडिया में, जो ब्रिटिश इंडिया था उस टाइम, उसमें कितने दलित वर्ग हैं, उन सबको अलग से क्लासिफाइड किया गया। ये सब हुआ 1931 में। ये पहली दलित वर्ग की जो है, मतलब आखिरी जो है दलित वर्ग की जनगणना थी। अभी जैसा मुद्दा उठ रहा है कि हमको कास्ट सेंसस कराना चाहिए, मतलब जातिगत गणना जो है, वो जातिगत गणना 1931 में हो चुकी है लास्ट टाइम, उसके बाद से बंद हो गई थी, तो अभी उसकी डिमांड फिर से उठ रही है। तो ये डिप्रेस क्लासेस 1931 में सबसे पहले डिफाइन हुई, दलित वर्ग। उसके बाद 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था, उसमें जो है जो भारत का अधिनियम 1935 आया था, उसमें जो डिप्रेस्ड क्लासेस जो हैं, दलित वर्ग जो हैं, इनको एक अनुसूची में लिख दिया गया कौन कौन से दलित वर्ग हैं, यानी एक शेड्यूल में लिख दिया गया। तो उस शेड्यूल में लिखे जाने के बाद इनको जो है शेड्यूल्ड कास्ट कहने लगे। जैसे अनुसूची हमारी अभी हैं संविधान में 8, 9, 10 अनुसूची हैं, 10, 12 अनुसूचियाँ हैं, बढ़ गई हैं। वैसे ही एक अनुसूची में अनुसूचित जनजाति को नोटिफाई कर दिया गया था 1935 के एक्ट में। तो इसलिए जो है जब से उनको शेड्यूल कास्ट कहा जाने लगा, क्योंकि वो शेड्यूल में लिखा चुकी थी, तो शेड्यूल कास्ट कहा जाने लगा उनको। तो इस तरह से ये वर्ड शेड्यूल कास्ट आया, जो आज भी चल रहा है। शेड्यूल कास्ट में SC और ST दोनों आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से शेड्यूल कास्ट बना। अब आगे देखते हैं अपन आयोग कैसे बने, ठीक है। तो उससे पहले देख लेते हैं, अब शेड्यूल कास्ट बन चुका था 1935 में, मतलब शेड्यूल कास्ट डिफाइन हो चुका था। क्या परिभाषा है शेड्यूल कास्ट, यानी अनुसूचित जाति की जो उस अपने शेड्यूल में है, उस अनुसूची में है, वो अनुसूचित जाति कहलाएंगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। 1935 के बाद संविधान बना 1947 में, तो उसमें क्या प्रावधान हैं SC/ST को लेकर। तो ना जो आर्टिकल 338 है उसमें ये कहा गया था सबसे पहले कि एक विशेष अफसर, विशेष अधिकारी यानी स्पेशल ऑफिसर होगा SC और ST के लिए। केवल एक अफसर होगा, विशेष अफसर, वही काम करेगा साल भर और वही रिपोर्ट देगा राष्ट्रपति को कि कैसा चल रहा है SC और ST के प्रति हमारा काम, उनका विकास कैसा हो रहा है, सब कुछ। ये सब आर्टिकल 338 में था, एक अधिकारी का प्रयोजन था उसमें। फिर आर्टिकल 341 देख लेते हैं। उसमें ये लिखा हुआ है कि SC कौन होंगे, शेड्यूल कास्ट कौन होगा, ये डिफाइन किया गया है। प्रेसिडेंट एक ऑर्डर से निकालेगा, यूनियन नोटिफाइड करेगा कि यूनियन कास्ट कौन शेड्यूल कास्ट में जुड़ रहा है, तो शेड्यूल कास्ट में वो आ जाएंगे। 342 में लिखा है शेड्यूल ट्राइब्स कौन होंगे, सेम वही है, प्रेसिडेंट इसको नोटिफाई कर देगा, वो शेड्यूल ट्राइब्स हो जाएंगे। अब प्रेसिडेंट खुद तो नोटिफाई नहीं करेगा, प्रेसिडेंट को बताएगा कौन, कमीशन, आयोग, कि इनको नोटिफाई कर देना चाहिए, फिर प्रेसिडेंट इनको नोटिफाई कर देगा। तो ये आर्टिकल 342 हो गया। और भी आर्टिकल हैं, 339 भी है, और अपने राज्यसभा और विधानसभा जो भी अपने जो है विधायी मंडल हैं उनमें रिजर्वेशन के लिए भी आर्टिकल हैं, वो सब भी हैं। लेकिन अभी आयोग के हिसाब से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, वो 3-4 ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं, तो हमने देख लिए हैं।
फिर उसके बाद आता है 65वां संविधान जो है को अमेंड करने का एक्ट विधेयक, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है 65th। ये आया था 1978 में, ठीक है। नहीं सॉरी, 1978 में क्या हुआ था, ये जो एक स्पेशल ऑफिसर का जो प्रोविज़न था कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 338 में, इसको एक नोटिफिकेशन के थ्रू क्या कर दिया गया, मल्टी मेंबर बना दिया गया, ठीक है। 1978 में एक ऑफिसर से काम नहीं चल रहा था, उनको 2-3 ऑफिसर रख लेते हैं। 1978 में ये हुआ। फिर 1990 में क्या हुआ, 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, यानी संविधान संशोधन विधेयक आया 65 नंबर का। इसमें क्या किया इन्होंने, जो 3 अधिकारी, जो भी जितने भी अधिकारी थे उनको हटा के एक फुल फ्लैश कमीशन बना दिया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट। ये एक ही कमीशन बनाया दोनों के लिए, एससी के लिए भी और एसटी के लिए भी, यानी राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। इस तरह से 1990 में एक एक्ट निकाल के ये बनाया, ठीक है। ये एक्ट निकला 1990 में और ये कमीशन बना 1992 में, 1992 में। तो 1992 में क्या हुआ, ये अपना 65th अमेंडमेंट एक्ट से नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब बन गया, यानी कि एक ही आयोग बन गया। उस स्पेशल ऑफिसर वाला प्रोविज़न हटा के हमने एक आयोग बनाया एससी और एसटी के लिए, दोनों के लिए। ये 1992 में हुआ, ठीक है। उसके बाद 89th संविधान संशोधन विधेयक आया। इसमें क्या हुआ, ये 2003 में आया था। इसमें ये हुआ कि जो एक आयोग बनाया था हमने नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी, उसको अलग अलग कर दिया गया। 2 आयोग अलग अलग बन गए, एक बन गया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, एक बन गया राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, 89th अमेंडमेंट एक्ट से 2003 में, ठीक है, जो कि अभी भी चल रहा है, जिसके बारे में हम ये वीडियो पढ़ रहे हैं। तो 2003 में एक्ट आया था, 2004 में ये दोनों आयोग जो है अलग अलग काम करने लगे थे। तो एससी वाला आयोग जो है 24 फरवरी 2004 को बन गया था, और एसटी वाला आयोग जो है 19 फरवरी 2004 को अस्तित्व में आ गया था। तो इस तरह से ये इनका पूरा बैकग्राउंड कंप्लीट हो जाता है। हमने पहली जनगणना से शुरू किया था और 2004 में जाके ये दोनों आयोग अलग अलग स्थापित हो चुके थे। अपने अपने पूरी जर्नी इसकी जो हमने देख ली है, आप चाहें तो इसको रिवाइज़ कर सकते हैं फिर से। अब आते हैं हम कंपोजिशन पे, यानी कि आयोग में होते कौन कौन है, कितने मेंबर, चेयरमैन कैसे होते हैं, देख लेते हैं। एक चेयरमैन होता है आयोग में, ठीक है, जिसकी रैंक जो है कैबिनेट रैंक का होता है वो, यानी जो अभी आपको पता होगा कैबिनेट होती है जो सरकार में जो इम्पोर्टेंट जो अपने मंत्री होते हैं वो कैबिनेट में आते हैं। तो वही इसका दर्जा जो है वो भी कैबिनेट का होता है, कैबिनेट मंत्री का, चेयरमैन का दर्जा। और ये टाइम होता है इनका, टाइम पीरियड, यानी कि टेन्योर जो है, कार्यकाल जो है वो 3 साल का रहता है। उसके बाद देखते हैं 22 चेयरमैन होता है एक, यानी उपाध्यक्ष। इसकी रैंक होती है राज्य मंत्री के बराबर, और ये इसका भी टेन्योर 3 साल का रहता है। मेंबर्स होते हैं 3, इनको अपने भारत सरकार में सचिव के उपाधि या सचिव के रैंक के होते हैं ये, और इनका टेन्योर भी 3 साल का रहता है। मतलब पूरा जो जितने भी सदस्य या उपाध्यक्ष या फिर अध्यक्ष होते हैं उन सभी का कार्यकाल 3 साल का रहता है, ठीक है। और इन जो तीन मेंबर जो हैं उनमें से एक मेंबर कम से कम महिला होना चाहिए, और 2 मेंबर जो हैं उपाध्यक्ष और 3 मेंबर में से एससी और एसटी में से होने चाहिए, है ना। और चेयरमैन जो है वो कंपलसरीली शेड्यूल कास्ट ट्राइब में से ही आएगा, यानी जो अनुसूचित जाति जनजाति हैं उनमें से ही होगा। ऐसा नहीं होगा किसी ओबीसी को आपने इसका चेयरमैन बना दिया या किसी जनरल कास्ट के लोग को, बंदे को आपने इसका चेयरमैन बना दिया, ये नहीं होगा। शेड्यूल कास्ट जो है उसी का चेयरमैन हो सकता है, ठीक है। हमने ये कंपोजिशन देख ली। अब हम देख लेते हैं अपॉइंटमेंट कैसे होती है इनकी, इनका रिमूवल कैसे होता है, यानी नियुक्ति कैसे कर सकते हैं अपन इनकी। चेयरमैन और जो मेंबर होते हैं उनको राष्ट्रपति नियुक्त करता है अपने आदेश से, ठीक है। ऑब्वियसली जो इनके नामों का सुझाव होगा वो नीचे गवर्नमेंट से आता है, लेकिन प्रेसिडेंट के ऑर्डर से ये नियुक्त होते हैं, चेयरमैन भी और मेंबर भी। अच्छा, और इनको रीअपॉइंटमेंट इनका हो सकता है क्या, हो सकता है 2 बार हो सकता है इनका रीअपॉइंटमेंट। मतलब अगर अभी कोई चेयरमैन जैसे काम कर रहा है तो उसको एक कार्यकाल और बढ़ा सकते हैं 3 साल का, उसके बाद एक और बढ़ा सकते हैं 3 साल का, मतलब 2 बार रीअपॉइंट किया सकता है। उसके बाद ये इनएलिजिबल हो जाएगा, उसको फिर से रीअपॉइंट नहीं कर सकते आप। मैक्सिमम 2 बार रीअपॉइंट कर सकते हैं, अध्यक्ष को भी उपाध्यक्ष को भी। रिज़ाइन को देख लेते हैं। रिज़ाइन जो है अध्यक्ष उपाध्यक्ष मेंबर जो भी हैं वो रिज़ाइन कर सकते हैं प्रेसिडेंट को लिख कर, ठीक है। प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करेंगे ये, मतलब इसका ऐसा नहीं है जैसे नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन जो था राष्ट्रीय महिला आयोग, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को रिज़ाइन कर रही थी, जो चेयरमैन होते हैं वहाँ के या मेंबर जो भी होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिज़ाइन करते हैं। यहाँ पे ये प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करते हैं, ठीक है। ये तो डिफरेंस इन दोनों में।
आगे देखते हैं। हटाया भी जा सकता है। हटाने के लिए क्या प्रक्रिया है? अगर कदाचार यानी कि करप्शन हो गया या कुछ गलत बिहेवियर हो गया, मिसकंडक्ट की अगर बात आती है किसी चेयरमैन, मेंबर या उपाध्यक्ष के साथ, तो प्रेसिडेंट के ऑर्डर से उसको हटाया जा सकता है। लेकिन प्रेसिडेंट सीधा ऑर्डर नहीं निकाल सकता। पहले सुप्रीम कोर्ट के एक कमेटी बनेगी जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, वो इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी करने के बाद अगर वो आरोप सही साबित होता है तो प्रेसिडेंट उसको अपने ऑर्डर से निकाल सकता है, उस मेंबर को या फिर अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो भी है उसको। लेकिन अगर इंसॉल्वेंट यानी कोई दिवालिया हो गया, मतलब किसी मेंबर ने, अध्यक्ष उपाध्यक्ष ने अपना कोई लोन लिया है, उसका पेमेंट नहीं किया है, इस केस में क्या होता है? और ऐसी एक अक्षमता वाला केस है, मान लीजिए मेंटली डिस्टर्ब है वो, या फिर फिजिकली कुछ प्रॉब्लम आ गई है जिससे वो अपना काम नहीं कर पा रहा है सही से, है ना, या फिर बैड कैरेक्टर यानी कि उस पर आरोप लगे हैं या कुछ गंभीर आरोप लग गए हैं, या फिर वो 3 मीटिंग, मतलब आयोग की 3 मीटिंग लगातार, कोई 3 मीटिंग से अनुपस्थित है बगैर बताए, बगैर कोई नोटिस दिए, तो इन 4 केसों में प्रेसिडेंट सीधे ही ऑर्डर निकाल कर जो है आयोग के किसी भी सदस्य को हटा सकता है, या प्रेसिडेंट या चेयरमैन या वाइस चेयरमैन को भी हटा सकता है। इस केस में, इन 4 केस में सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी कराने का कोई प्रावधान नहीं है। प्रेसिडेंट सीधे ही हटा सकता है इन 4 केस में किसी भी मेंबर को। तो ये हमने अपॉइंटमेंट देख लिया। पावर और फंक्शंस देख लेते हैं। तो इससे पहले मैंने अपने वीडियो में दिखाया है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात की है हमने, मानवाधिकार आयोग की। हमने नेशनल अपना प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस राइट यानी कि बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम संरक्षण आयोग की बात की है। उनमें जो पावर्स हैं वही सेम पावर्स यहाँ पे नेशनल कमीशन ऑफ एससी और एसटी दोनों की यही हैं। तो एक पावर तो सिविल कोर्ट की है कि वो किसी भी केस को इंक्वायर कर सकता है, अपने समन बुला सकता है, एविडेंस जो है समन जो है इन ये मतलब कर सकता है किसी भी व्यक्ति को कि आप हमारे सामने आइए, पेश होइए। किसी भी केस से रिलेटेड सबूत वगैरह है उन सबको अपने पास बुला सकता है। मान लीजिए वो सबूत किसी कोर्ट में है या पुलिस के पास है, तो उनको ऑर्डर कर सकता है कि वो सबूत हमको दिखाइए। कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड मंगा सकता है, किसी भी केस में इन्वेस्टिगेट कर सकता है। अगर उसको लगता है कि अनुसूचित जाति जनजाति के किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हुआ है तो उसको उस केस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है। ये दोनों एससी और एसटी दोनों की पावर है, ये सेम ही है। और रेगुलेट कर सकता है अपने प्रोसीजर को, यानी आयोग किस तरह से कार्य करेगा, भाई किस केस को संज्ञान में लेगा, उस केस को संज्ञान में लिया है तो आगे कैसे कैसे प्रोसीजर होंगे उसके, वो सब ये खुद से जो है विनियमित यानी रेगुलेट कर सकता है। इसके लिए वो किसी मतलब केंद्र सरकार उसको आदेश नहीं देगी या फिर ऊपर से कोई आदेश नहीं आएगा, वो जो चेयरमैन है वो खुद डिसाइड कर सकता है कि आयोग इस तरह से कार्य करेगा। ठीक है, ये हो गई इसकी पावर्स। अब हम देख लेते हैं फंक्शंस क्या हैं। फंक्शंस में जो है, एक तो प्रेसिडेंट को हर साल ये रिपोर्ट देगा एससी और एसटी के मैटर में कैसा काम चल रहा है, जो भी एक्ट, जो कानून या पॉलिसी बनी है वो ठीक तरीके से ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो रही हैं, उनमें कोई कमी है तो वो बताएगा। ये एक रिपोर्ट हर साल प्रेसिडेंट को ये देता है। बीच में प्रेसिडेंट मांगेगा तो बीच में भी देना पड़ेगी उसको। उसके बाद केंद्र सरकार जो है एससी और एसटी के लिए प्लानिंग बनाती है, प्लानिंग करती है, कुछ पॉलिसी लाती है, तो उन पॉलिसीज़ में भी इनपुट देने का काम है इसका। मतलब क्योंकि ये एससी एसटी से टच में रहते हैं ये आयोग हमेशा के लिए, तो ये ज़्यादा अच्छे से जानते हैं एससी एसटी की क्या प्रॉब्लम है, मतलब धरातल पे क्या उनको दिक्कतें आ रही हैं, क्या उनको ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें जो है ये केंद्र सरकार को प्रोवाइड कराते हैं, इनपुट देते हैं, अपना जो है ओपिनियन देते हैं, जिससे क्या होता है पॉलिसी बनाने में केंद्र सरकार को सहायता मिलती है एससी और एसटी के लिए। ठीक है, इसके बाद जो भी केस आ रहे हैं एससी एसटी के, मान लीजिए एसटी का कोई बंदा है, जैसा अभी एक अपने एमपी में ही हुआ था, एसटी का एक बंदा था, उसको उसकी बारात निकल रही थी तो उसको घोड़े पे नहीं बैठने दिया था, तो ये एक केस हो सकता है, इसको राष्ट्रीय आयोग जो है अपना संज्ञान ले सकता है। तो इस तरह के और इन्वेस्टिगेट कर सकता है, जो भी इसमें कल्प्रिट होगा उसको सज़ा का भी जो है रिकमेंड कर सकता है। तो इस तरह के केसों को इन्वेस्टिगेट भी करता है आयोग। ठीक है, ये हो गए एनसीएसटी और एनसीएसटी दोनों के सेम फंक्शन है। एनसीएसटी जो है अपना अनुसूचित जाति आयोग, इसका एक अलग फंक्शन और है, वो ये है कि जो शेड्यूल ट्राइब जो है, मतलब जो अनुसूचित जनजाति के जो सदस्य हैं उनके खनिज संसाधन, मतलब उनका गांव है, उसमें गांव में खनिज संसाधन है, मान लीजिए कि उस गांव में जो है आयरन ओर है, मतलब लो एस्क है, तो केंद्र सरकार उसको खोदेगी, तो एक्सप्लॉइटेड सब खुल के नहीं करना है, जिससे उनको जो है उन पर गलत इफेक्ट पड़े, उनकी लाइफ स्टाइल पे या उनकी आर्थिक स्थिति पर गलत इफेक्ट पड़े,
ये ना हो, इसके लिए भी आयोग काम करता है। आपको मतलब आयरन ओर है वहाँ पे तो सरकार से बोलेगा निकालिए आप, ठीक है, लेकिन इससे एसटी पे गलत इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, उनकी आर्थिक स्थिति पे नहीं पड़ना चाहिए इफेक्ट। ये आयोग का काम है। उनकी ज़मीन जो है वो नहीं छीनी जा सकती, ये आयोग का काम है। तो ये लघु वनोपज यानी जो भी हमारे जंगल से प्राप्त होते हैं सोर्स, जैसे तेंदुपत्ता हो गया, कुछ भी जड़ी बूटी ये सब हो गई, इनका भी जो है मतलब आराम से वो निकाल सकें। अपना ट्राइब वाले लोग, शेड्यूल ट्राइब वाले लोग आराम से उनको हासिल कर सकें वन में जाके। ऐसा नहीं है कि किसी ने प्राइवेट कर दिया उसको और फिर उनसे बोल दिया नहीं आप नहीं निकाल सकते, तो ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। ये आयोग देखता है, उनकी ज़मीन को तो नहीं हड़पा जा रहा है सरकार द्वारा या किसी प्राइवेट बंदे द्वारा, ये भी आयोग देखता है। अच्छा, अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट आया है, कहीं कोई डैम बन रहा है, कुछ है, तो इसमें उनकी ज़मीन अगर गई है तो उसमें ज़मीन के बदले उनको पर्याप्त मुआवजा मिले और कहीं जगह मिले, इस चीज़ का भी आयोग ध्यान रखता है। तो ये सारे नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति के ये एक अलग से फंक्शन है, ठीक है। बाकी के ये ऊपर का फंक्शन जो है ये दोनों के सेम है, एससी और एसटी आयोग के, और पावर भी दोनों की सेम है। ये एक एसटी का अलग से फंक्शन है, ठीक है, ओके। अच्छा, पीछे जो मैंने दिखाया है ये कंपोजिशन और अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल, ये एससी और एसटी, नेशनल कमीशन ऑफ एसटी और नेशनल कमीशन ऑफ एससी, ये दोनों के केस में है, सेम है दोनों के केस में। तो एक को पढ़ लेंगे आप तो दोनों का कवर हो जाएगा आपका, ठीक है, ओके। चलिए अब आगे देख लेते हैं। फैक्ट्स देख लेते हैं कुछ। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स तो यही हैं कि पिछले चेयरमैन कौन रहे हैं और उपाध्यक्ष कौन रहे हैं, पहले चेयरमैन कौन रहा है, अभी करंट में कौन है, करंट में क्या कंपोजिशन है, तो यही देख लेते हैं। ये लिस्ट दी हुई है मैंने, जो भी पिछले चेयरमैन रहे हैं अनुसूचित जाति आयोग के। सबसे पहले चेयरमैन रहे हैं कुंवर सिंह, उसके बाद रही हैं उर्मिला सिंह, ये पहली लेडी हैं, तो आप ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप ध्यान में रखिए। अनुसूचित जनजाति की पहली महिला अध्यक्ष रही हैं उर्मिला सिंह, और पहले अध्यक्ष रहे हैं कुंवर सिंह। उसके बाद रामेश्वर आरोन भी रहे हैं अध्यक्ष, ये 2 बार रहे हैं टोटल। उसके बाद नरेंद्र कुमार शाही रहे हैं, 2017 से ये थे। उसके बाद अभी करंट में जो है हर्ष चौहान है, और ये इनका नाम इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक तो करंट चेयरमैन है हमारे अनुसूचित जनजाति आयोग के, और साथ में ये इंदौर से हैं यानी मध्य प्रदेश से ही हैं। इनका देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से इन्होंने पढ़ाई की है, और SGS ITS कॉलेज से पढ़ाई की है इन्होंने, इंदौर में इनकी पूरी पढ़ाई हुई है। तो ये नाम एक इम्पॉर्टेंट है, करंट चेयरपर्सन है हर्ष चौहान अनुसूचित जनजाति आयोग के। और अभी जो आयोग है अनुसूचित जनजाति आयोग, उसमें ये चेयरमैन है और एक मेंबर और हैं जो है गणेश सिंह, अनंता नायक। अभी के जो चेयरमैन, अभी का जो आयोग है अनुसूचित जनजाति आयोग, उसमें केवल 2 ही मेंबर हैं, मतलब केवल 2 ही बंदे हैं, एक मेंबर और एक अध्यक्ष। तो ये दोनों हैं। ये जो फ़ोटो दिख रहा है आपको, ये वाला फ़ोटो जो है ये हर्ष चौहान जी का है, और ये वाला फ़ोटो जो है ये अनंत नायक जी का है। तो ये एक मेंबर होगा, ये एक चेयरमैन होगा। ये करंट अनुसूचित जनजाति आयोग है। और पहले उपाध्यक्ष जो रहे हैं जनजाति आयोग के वो रहे हैं गजेंद्र सिंह राजूखेरी, ठीक है। तो ये नेशनल शेड्यूल ट्राइब का हिस्ट्री, मतलब उसके जो भी चेयरमैन रहे हैं उपाध्यक्ष रहे हैं वो हो गया। अब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति आयोग का देख लेते हैं। इसके पहले अध्यक्ष रहे हैं सूरज भान, उसके बाद बूटा सिंह, फिर PL पूनिया जो है ये 2 बार अध्यक्ष बने हैं। रामशंकर कटेरिया थे पिछले अध्यक्ष, और अभी के जो अध्यक्ष हैं वो हैं विजय संपला, ठीक है। ये विजय संपला जो हैं, ये इनकी फ़ोटो है। ये अभी करंट में चेयरपर्सन है हमारे अनुसूचित जाति आयोग के। और करंट में और भी मेंबर हैं, 3 मेंबर और हैं। एक अरुण हैदर हैं, ये उपाध्यक्ष हैं, वाइस चेयरपर्सन। एक सुभाष रामनाथ पारधी हैं और एक अंजू बाला हैं। ये 2 मेंबर हैं, और ये एक उपाध्यक्ष हैं और ये अध्यक्ष हैं। ये अनुसूचित जाति आयोग के हैं करंट में। तो ये हमने इसके कुछ फैक्ट्स देख लिए। और इसमें अभी 2-3 साल में कोई क्वेश्चन तो आए नहीं है नेशनल कमीशन हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग से, लेकिन इस बार आने की संभावना है क्योंकि इस बार ये कोर्स में हमारे सिलेबस में अलग से मेंशन किए गए हैं ये दोनों, तो पूरी संभावना है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यानी जो वीडियो में अभी बताया है आपको, जो भी थ्योरी पढ़ाई है, जो भी फैक्ट दिए हैं, क्वेश्चन ज़्यादातर इन्हीं में से आएंगे, मैक्सिमम मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो आप इसको पढ़ के चले जाएंगे तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट कवर हो जाएगा, यूनिट नंबर 10 का। तो और छोटा टॉपिक भी है, कोई ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्टी नहीं आनी चाहिए पढ़ने में। तो आप इसको पढ़ के जाइए बढ़िया, और आपका एक या 2 क्वेश्चन आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। यूनिट नंबर 10 के जो बचे हुए टॉपिक हैं उनको हम करेंगे। तब तक
तक के लिए आप अपना पढ़ाई करते रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। थैंक यू।